नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर ज्ञान चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो है एनालिसिस का वो है आपका चाइना की इकोनॉमी की क्या स्थिति है और उसमें क्यों उसको लेकर पूरी दुनिया में इतनी चर्चा हो रही है, क्या उसको लेकर चिंताएं हैं, भारत पर क्या उसका असर पड़ेगा। और जो एक राइजिंग चाइना का नारा था कि दुनिया में मॉडल बनकर उभरा था कि चाइना की इकोनॉमी, जिसमें पिछले 4 दशक 40 साल से एक तरफा भोकाल मचा हुआ था पूरे दुनिया में कि चाइना की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, पूरे दुनिया की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी पर निर्भर करती है। और उसमें मंदी दिख रही है, रिसेशन दिख रहा है, अविस्फीति की स्थिति दिख रही है, इन्फ्लेशन के उलट की स्थिति दिख रही है, जिसके कारण से पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है। मैं आपको न्यूज़पेपर के कटिंग दिखाऊंगा, बहुत सारे न्यूज़ दिखाऊंगा, उसके बाद पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। डिटेल एनालिसिस के लिए यही चैनल है, हर मुद्दे का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। इस पर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये गार्जियन का न्यूज़ है। क्या लिखा हुआ है कि चाइना कट्स की इंटरेस्ट रेट एम्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन। इकोनॉमिक स्लो डाउन के बाद उसने इंटरेस्ट रेट में बहुत ही ज़्यादा कट किया है, जिसके कारण से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कट करने से ये होता है कि बैंक ऋण जो है वो आसानी से देंगे, इससे डिमांड क्रिएट होता है। इकोनॉमिक रूप से स्लो डाउन आपको मुख्य रूप से यही मुझे दिखाना है। देखिए अगला न्यूज़ क्या है कि चाइना इकोनॉमी ऑन स्लो लेन इज़ द कंट्री 4 डिकेड ग्लोरी रन ओवर। 4 दशक का जो उसका ग्लोरी था, क्या उसके दिन लद गए, अब वो समाप्त होने वाले हैं। इसी को डिटेल में समझेंगे। इसका दूसरा पक्ष क्या है? इसका दूसरा पक्ष ये है कि इसी दौरान भारत की जो इकोनॉमी है वो बूम कर रही है और बहुत ही तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं। दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी है। हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन नहीं है, हमारी इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन हो रहा है जैसा गवर्नमेंट का डेटा बताती है, और हमारे इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही बढ़ रहा है। निवेश के मामले में भी हम दुनिया के टॉप 10 कंट्री में शामिल हो रहे हैं। तो यानी कि ओवरऑल अगर डेटा के हिसाब से देखें तो हमारी इकोनॉमी में जो है बहुत ही अच्छे सुधार हो रहे हैं, बहुत तेज़ी गति सुधार हो रहा है। 10% के लगभग में रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे हैं, अलग अलग डेटा जो आता है उसके हिसाब से। और वहीं एक जो दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है वो स्लो डाउन की तरफ में बढ़ रहा है। अगला अगर आपको मैं कटिंग दिखाऊं तो चाइनीज इकोनॉमी इन डिस्ट्रेस, इट्स मॉडल इज़ ब्रोकन। चाइना का इकोनॉमिक मॉडल जो था अब उस पर प्रश्न उठना शुरू हो गया है। देखिए आपको मैं कुछ चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। दरअसल में एक देश है अमेरिका। अमेरिका ने भी स्लो डाउन देखा है। 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस देखा गया है। उससे पहले आपने प्रथम विश्व युद्ध के बाद के इकोनॉमिक क्राइसिस देखा है पूरी दुनिया में। उसके बाद से कोरोना के बाद के कुछ पीरियड में ज़रूर कुछ क्राइसिस दिखे हैं, लेकिन अमेरिकी सुपर पावर का सबसे पहला प्रमाण यही होता है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो इतनी बुलंद है कि उसका स्लो डाउन जल्दी होना बहुत ही मुश्किल माना जाता है कि वो स्लो डाउन होगा। चीन जो है वो भी इकोनॉमिक रूप से सुपर पावर बनना चाहता था, बहुत सारे देशों को इन्फ्लुएंस भी किया, अलग अलग जगहों पर सैन्य अड्डा बनाना, अलग अलग देशों में प्रोजेक्ट चलाना, BRI जैसे प्रोजेक्ट चलाना। लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा इकोनॉमी होने के बावजूद, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होने के बावजूद वहाँ की इकोनॉमी को स्लो डाउन की स्थिति देखना पड़ रहा है। स्लो डाउन की स्थिति क्या होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। देखिए अगला क्या लिखा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है। इन ए मेजर संडे स्टोरी रोट दैट इकोनॉमिस्ट नाउ बिलीव चाइना इज एंटरिंग इन एरा ऑफ मच लोअर ग्रोथ मेड वर्स ऑफ अनफेवरेबल डेमोग्राफिक्स एंड ए वेडिंग डिवाइड विद द US एंड इट्स एलाइज। US और उसके एलाइज जो हैं उनसे डिवाइड क्रिएट होने के बाद इसकी स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। दरअसल में 2018 के बाद से ही US और चाइना में एक इकोनॉमिक वॉर चल रहा है। क्या कहते हैं उसको? इकोनॉमिक वॉर कहा जाता है। व्यापार युद्ध हिंदी में टर्म यूज किया जाता है। व्यापार युद्ध का मतलब ये होता है कि व्यापारिक क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन की भावनाएं देखी जाती हैं। एक दूसरे के व्यापारिक जो आपके हित हैं उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इसी को व्यापार युद्ध कहा जाता है, जिसमें एक दूसरे देश पर सैंक्शन लगाया जाता है, एक दूसरे के एलाइज के साथ में डील की जाती है, एलाइज को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? व्यापार युद्ध कहा जाता है। 2018 से ये स्थिति चल रही है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये छापा है कि चाइना का जो अभी इतना बुरा हाल हुआ है उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका और उसके एलाइज
अमेरिका और उसके एलाई जो हैं, एलाई का मतलब क्या होता है, उसके सहयोगी देश, जैसे जापान हो गया, जैसे भारत हो गया, जैसे ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी अमेरिका के सहयोगी देश हैं। इन सभी ने एक चाइना की इकॉनमी को प्रभावित करने की कोशिश की है अलग अलग तरीक़ों से। जैसे 5G लागू होने से पहले चाइना का जो हुआवे जैसी कंपनी थी उसको रोक दिया गया, उसके 5G प्रौद्योगिकी पर रोक लगा दी गई, वो 5G पूरी दुनिया में नहीं लगा पाई। और बहुत सारी चाइनीज़ कंपनियां जो थी उनको बैन किया गया है डेटा सिक्योरिटी के आधार पर। कुछ एक रीजन के कारण इकॉनमी पूरी स्लो डाउन नहीं होती है, अलग अलग रीजन है, उसके मैं बता रहा हूं। तो पहला रीजन यही है कि अमेरिकी इलाई जो हैं उन्होंने चाइना के बहुत सारे कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं और अलग अलग कंपनियों को रोका भी गया, जिनमें हुआवे जैसे एग्जांपल हो सकते हैं। हुआवे किसी समय में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनने का अपने पास उसके पास था हैसियत कि वो सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकती है एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, लेकिन धीरे 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 उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई। इसी तरीके से बहुत सारे चाइनीज़ कंपनी के साथ ऐसा देखा गया। दूसरा जो रीजन है वो है कोविड। कोविड का भी इसमें क्या हाथ है, देखिए पूरी दुनिया में कोरोना का माहौल देखा गया, लेकिन चीन जितना सख्त लॉकडाउन और कहीं भी नहीं लगाया गया। अब लॉकडाउन लगाने के एक तो फ़ायदा होता है कि बीमारी नहीं फैलती है, दूसरा उसका ये भी नुकसान होता है कि इम्यूनिटी नहीं बन पाता है पब्लिक में। इम्यूनिटी नहीं बनने का मतलब क्या होता है कि आपने पब्लिक के अंदर अगर थोड़ा बहुत ये फैल जाते तो उससे क्या होता है, नेचुरल तरीके से जो सामान्य जनता होती है उनके अंदर में ये कोरोना से लड़ने की शक्ति डेवलप हो जाती है, और उसके बाद से क्या हो जाता है, धीरे 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 ये वायरस जो है वो कमज़ोर हो जाता है या इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो उसके बाद से क्या होता है कि वायरस का प्रभाव कम होने लग जाता है। दूसरा क्या होता है, टीकाकरण। जो चाइनीज़ टीकाकरण प्रोग्राम था उसने भी संपूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, और संपूर्ण रूप से वो भी बेनिफिशियर साबित नहीं हुआ पूरी इकॉनमी के लिए। बहुत बार वहाँ पर टीकाकरण का प्रोग्राम चलाया गया है कोविड के बाद से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि 2022 में जब पूरी दुनिया में लगभग में कोरोना की समाप्ति हो चुकी थी, 2022-2023 में पूरी दुनिया में लगभग में कोरोना की समाप्ति हो चुकी है, उस समय में भी चाइना के कुछ शहरों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। तो ये क्यों हुआ था? तो ये इसी कारण से हुआ था, और इस लॉकडाउन के कारण से वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो धीरे धीरे स्लो डाउन में चला गया। उसके स्लो डाउन जाने से क्या हुआ, लोगों के पास पैसे कम हो गए। लोगों के पास पैसे कम होने से क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है। डिमांड कम होने से क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ की मांग ही नहीं रहेगी मार्केट में तो उस चीज़ की कीमत क्या हो जाएगी, कीमत गिर जाती है। कीमत गिरने को ही अविस्फीति कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है, अविस्फीति है। मुद्रास्फीति जो होता है, इन्फ्लेशन जो होता है, उसका ठीक रिवर्स होता है अविस्फीति। मुद्रास्फीति में कीमतें बढ़ जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अविस्फीति में कीमतें गिर जाती है, बहुत ही ज़्यादा गिर जाती हैं। इसके कारण से क्या होता है, डिमांड जब मार्केट में कम होगा तो धीरे धीरे हतोत्साहित हो जाते हैं व्यापारी, और उत्पादन कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्रोडक्शन कम होने के कारण ही डिमांड भी कम हुआ था, डिमांड कम होने के कारण प्रोडक्शन भी और गिर जाता है। और इसके बाद की स्थिति क्या होती है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, यानी कि अब एक जो क्रेता वर्ग है, जो खरीदने वाला है, वो हतोत्साहित हो जाता है और ख़रीदना बंद कर देता है। ये 2-3 रीज़न बताए। उसके बाद का रीज़न क्या है कि वहाँ के जो युवा वर्ग हैं उनमें बेरोज़गारी हद से ज़्यादा है, और जो नए जो युवा आए हैं 2020 के बाद, उनमें इतना अधिक बेरोज़गारी है कि चाइना के सरकार ने वहाँ पर बेरोज़गारी का आंकड़ा तक जारी करना बंद कर दिया है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण से राइजिंग चाइना का जो एक चल रहा था पिछले 40 वर्षों में, उसकी जीडीपी जो है लगभग में 3 गुनी बढ़ गई है, 3 से 4 गुनी बढ़ गई। दुनिया में इकोनॉमिक रूप से सुपर पावर के मॉडल के रूप में साबित हो गया। पूरी दुनिया में उसके इकोनॉमिक मॉडल को पढ़ाया जाने लगा, चर्चा करने लग गया कि इकोनॉमी के बढ़ाना चाहिए तो चाइना के जैसे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो नहीं बढ़ाना चाहिए। इतना ज़्यादा उसका इकोनॉमी का चर्चा हो रहा था। ये सब क्या दिखाता है, ये सब कुछ एक ही चीज़ दिखाता है कि वो जो मॉडल उसने क्रिएट किया था कि अगर आप एक विकसित देश हैं, चाइना पहले विकसित देश था, भारत के समान ही इकोनॉमी थी, उसको विकासशील देश था जिस डेवलपिंग कहते हैं, लेकिन आज के समय में वो अमेरिका जैसे देशों को टक्कर दे रहा है। तो ये इकोनॉमी के आधार पर ही टक्कर दे रहा था, और वही इकोनॉमी जब स्लो डाउन जाएगी तो इसका क्या मतलब हुआ, राइजिंग चाइना जो था हर दृष्टिकोण से, सैन्य दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, कल्चरल दृष्टिकोण से, हर चीज़ का पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए कई सारे इकोनॉमिक एडवाइज़र क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं कि राइजिंग चाइना का जो नारा था, राइजिंग चाइना का जो मॉडल था, चाइनीज़ इकोनॉमी का जो मॉडल था, सस्ते सामान बनाकर बेचने का जो मॉडल था, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने का जो मॉडल था, वो सब कुछ धीरे धीरे सनह सनह गर्त में जा रहा है। पाकिस्तान को उबारने वाला चाइना का खुद उबारने के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा कुछ दिनों बाद।
लेकिन क्या इतना ही सब कुछ आसान है दुनिया? इतनी भी आसान नहीं है। अगर कोई आदमी 0 से उठकर 100 पर आया है तो 100 से गिरकर 0 पर जाएगा तो फिर से उठ के उसमें ऊपर उठने की ताकत तो ज़रूर ही होगी। तो इतना आसान नहीं है कि चाइना की इकॉनमी बिल्कुल ही डाउनफॉल हो जाएगी। अगर डाउनफॉल होती है तो दुनिया ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज है, इसका मतलब क्या होता है? ग्लोबल विलेज का मतलब होता है अगर चाइना में कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा इकॉनमी का तो उसके पूरे दुनिया पर पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट दोनों पड़ेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं? भारत के लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है कि वहाँ की बहुत सारी कंपनियाँ थी जिन्होंने कोरोना के सख्त लॉकडाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन, जॉब क्रिएशन नहीं होने के कारण, सरकारी नीतियों का अभाव के कारण, वहाँ पर तानाशाही सरकार होने के कारण, लोकतांत्रिक तरीके नहीं होने के कारण और बहुत सारे देशों पर के द्वारा चाइना पर सैंक्शन लगाने के कारण, इन सभी कारणों से क्या कर रहे हैं तो वहाँ की बहुत सारी जो कंपनियाँ थी जो अपना मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर करती थी वो सब भारत और वियतनाम जैसे देश, भारत और वियतनाम दोनों ही पड़ोसी हैं। किसके पड़ोसी हैं? तो चीन के पड़ोसी हैं। इन देशों में जा रहे हैं तो उसका बेनिफिट एक भारत को मिल सकता है। दूसरा बेनिफिट क्या मिल सकता है? चाइना जिन जिन देशों को निर्यात करता था जिन सामानों को, उसके निर्यात का ठेका हम उठा सकते हैं और उसको निर्यात कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हो वो इतनी अच्छी तो हो कम से कम कि वो निर्यात करने लायक हो, तब जाके बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, इसका कुछ निगेटिव इफेक्ट भी है। अभी मैं डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरी बातों को सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है निगेटिव इफेक्ट। ये है इसका कि इसका इफ़ेक्ट जो है पूरी दुनिया पर भी पड़ेगा। वो ऐसे कि अगर चीन में सामान सस्ता होगा तो वहाँ से एक्सपोर्ट जो होगा वो सस्ता हो जाएगा। एक्सपोर्ट सामान अगर सस्ता होगा तो पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में चाइनीज़ सस्ते सामान की पहुंच बढ़ जाएगी। लेकिन उसको काउंटर किया जा सकता है, उस पर सैंक्शन लगाकर, उस पर कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लाद कर, उस पर कुछ कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाकर उस सस्ते सामान को रोका जा सकता है, जो रोकना भी चाहिए। नहीं तो जो बाकी देश की इकॉनमी है, आंतरिक अर्थव्यवस्था है भारत का, चीन, अमेरिका का या ब्रिटेन का या यूरोपियन देशों का, उस पर प्रभाव पड़ सकता है निगेटिव रूप से। इन दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कुछ समय पहले चीन का एक्सपोर्ट का डेटा आया था, जिससे पहली बार ये दिखाया गया कि चीन का एक्सपोर्ट का जो है वो 13% के आसपास से कम हो गया है, गिर गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है? यही इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिमांड कम हो गया है, तो उसके कारण से क्या होता है, आपका सप्लाई भी धीरे धीरे कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है और ओवरऑल इससे क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ही बैठ जाती है, डाउन हो जाती है। जितनी बड़ी इकॉनमी है वो अगर बैठेगी तो उतना ही अधिक नुकसान भी होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जुलाई 2023 में 2 साल से अधिक समय के बाद पहली बार उपभोक्ता कीमतों में साल दर साल गिरावट के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि घरेलू खर्चे में कमी का असर कोविड-19 के बाद हुए देश के आर्थिक सुधारों पर पड़ रहा है। मुख्य बिंदु क्या है? चीनी उत्पादों की वैश्विक मांग में कमी के कारण देश के आयात और निर्यात में अधिक तेज़ी से गिरावट आई है। वैश्विक मांग जो है इसका और घरेलू मांग जो है वो दोनों ही कम हो गए हैं चीनी उत्पादों के। अमेरिकी एलाइज वाला भी मैंने आपको बताया कि अमेरिका के बहुत सारे ऐसे एलाई हैं जिनका चीन के साथ व्यापार धीरे धीरे कम हुआ है और घट रहा है, जिसके कारण से भी स्लो डाउन क्रिएट हो रहा है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई 2023 में 0.3% गिर गया, जो जून में स्थिर था। विश्लेषकों ने एक सर्वेक्षण में साल दर साल 0.4% की गिरावट का अनुमान लगाया था। जुलाई 2023 में भोजन, परिवहन, घरेलू सामान सभी की लागत में गिरावट आई है। हर चीज़ की लागत में गिरावट आई है, चाहे वो भोजन हो, परिवहन हो, घरेलू सामान, सभी के लागत में गिरावट आई है। विशेष रूप से पोर्क की कीमतें 26% कम हो गई हैं और सब्जियों की कीमतें 1.5% कम हो गई हैं। जी, आपको लग रहा होगा कि चीज़ों की कीमत कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है? चीज़ों की कीमत कम होने से प्रभाव पड़ता है जो उत्पादन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। अगर टमाटर की कीमतें बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगी, 10 रुपये किलो बिकेगा, तो किसान उसको उत्पादन करना छोड़ देंगे। इसलिए छोड़ देंगे क्यों? क्योंकि उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उनको। अगर 10 रुपये किलो बाज़ार में बिक रहा है तो 2 रुपये किलो उनको कीमत मिलेगी। इससे क्या होगा? उनका नुकसान होता है, इसलिए उसका उत्पादन ही नहीं करेंगे। इकोनॉमिक स्लो डाउन कहा जाता है इसलिए कुछ चीज़ों की महंगाई भी रहनी ज़रूरी होती है। महंगाई ना तो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, ना ही बिल्कुल हाई जाना चाहिए, एक बीच बैलेंस वे में रहना ज़रूरी होता है। ओके। गवेकल डायनामिक्स के अर्थशास्त्री एंड्रयू बेट्स के अनुसार रियल एस्टेट में चल रही उथल पुथल एक ऐसा क्षेत्र है जो लंबे समय से चीन की जीडीपी का 1/4 हिस्सा रहा है। इस अपस्फीति के झटके का मुख्य कारण भी वही है। रियल एस्टेट, अभी मैंने बताया आपको, कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है चाइना का,
जिसमें बहुत सारे घर बनाए जाते हैं, तरह तरह के घर बनाए जाते हैं। चाइनीज़ आप सर्च कीजिएगा, चाइना का कंस्ट्रक्शन बिजनेस दुनिया में सबसे बड़े बिजनेस में से एक है। उसकी अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा उसके वो अपने ऊपर कवर करती है। उसमें स्लो डाउन हो गया। बहुत सारे घर जो हैं वो अधूरे बने हुए हैं, बहुत सारे घर जो हैं वो बनकर बैठे, वो बना कर रखा हुआ है, कोई ख़रीदार नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो स्लो डाउन आया है उसके कारण से क्या हो रहा है, पूरी इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। और ये भी एक सबसे बड़ा कारक बन रहा है। कोविड के बाद ये स्थिति और भी भयावह हुई है। कई सारे लोग ऐसे मानते हैं कि कोविड का जानबूझकर पूरी दुनिया में लीक किया गया था। देखिए, इसके बारे में सच्चाई क्या है, झूठा क्या है वो पता नहीं, लेकिन उसका सबसे बुरा प्रभाव अगर आप किसी पर पड़ रहा है तो किस पर पड़ रहा है, जहाँ से कोविड शुरू हुआ था, चीन से, तो चीन पर ही सबसे बुरा प्रभाव देखने को हमें मिल रहा है। ओके, श्री बेट्स ने कहा कि निर्यात में गिरावट के कारण भी अपस्फीति को बढ़ावा मिल रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से चीनी अर्थव्यवस्था के लिए विकास का एक प्रमुख स्रोत था। पहला कारण क्या बताया आपको मैंने, कोविड। दूसरा कारण क्या बताया आपको मैंने, कंस्ट्रक्शन। तीसरा कारण क्या बताया, एक्सपोर्ट, जिस पर चाइना की इकोनॉमी आधारित है। यही 3-4 ऐसे रीजन हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट पर ही चीन की पूरी इकोनॉमी चलती थी। बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहाँ का सबसे विशाल था पूरी दुनिया में, और वो बैठ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मांग नहीं हो रही पूरी दुनिया में, डिमांड कम हो रहा है उनका, मांग ही नहीं हो रहा है। इससे पूर्व चीन ने 2020 के अंत और 2021 की शुरुआत में अपस्फीति की एक छोटी अवधि का अनुभव किया, जिसका मुख्य कारण देश में सबसे अधिक खपत होने वाले मांस पोर्क की कीमतों में गिरावट के कारण से देखा गया था। ओके, अगला क्या है, अगला पॉइंट पर मैं ले चलता हूँ आपको। चीनी अर्थव्यवस्था के अपस्फीति की ओर खिसकने से सरकारी प्रोत्साहन में वृद्धि की आवश्यकता है। मतलब क्या होता है, देखिए, जब आपकी मांग कम हो जाती है मार्केट में, यानी कि लोगों के पास पैसा कम हो गया है, डिमांड कम कम होता है। जब लोगों के पास पैसा कम हो जाता है तो मांग गिरने का उपाय एक ही होता है कि लोगों के पास पैसा मुहैया करवाया जाए। पैसा मुहैया करवाने का क्या तात्पर्य होता है कि लोगों को बोनस दे दो, ऋण आसान कर दो। कार का ऋण अगर बहुत ही सस्ता मिलने लग जाएगा तो हर लोग कार खरीदने के लिए जाएंगे। उससे क्या होगा, कार की मांग बढ़ेगी। कार की मांग बढ़ने से क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से क्या होता है, रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है। इकोनॉमी ऐसे ही काम करती है। जैसे लोगों को बोनस देना, सरकारी खर्चों को बढ़ाना, सरकारी स्कूलों को बनवाना, सरकारी सड़कों को बनवाना। सरकार बहुत सारे काम पर जब करके खर्चे करती है, चाहे वो वेतन देने से लेकर अलग अलग खर्चे करती है, तो उससे क्या होता है, डिमांड क्रिएट होता है। खर्चे करने का तात्पर्य ये है कि सरकार बाजार में पैसे डालती है तो वो पैसा घूम फिर कर लोगों के पास ही पहुँचेगा। उससे क्या होता है, डिमांड क्रिएट होता है। डिमांड क्रिएट होने से क्या होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन को समाप्त किया जा सकता है। ओके, अगला पॉइंट देखिए कि निवेश बैंक आरबीसी कैपिटल मार्केट में एपेक्स रणनीति के वैश्विक प्रमुख एल्सा लिग्नोस ने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि इससे नीति निर्माताओं पर प्रोत्साहन देने का दबाव बढ़ेगा। हालांकि अब तक के उपाय सतर्कतापूर्ण ही रहे हैं। उन्होंने बोला कि प्रोत्साहन देने का दबाव तो बन रहा है कि चाइना की सरकार जो है वो बीआरआई पर न खर्च करके अपने देश में खर्च करे, बाहर न खर्च करके अपने देश में खर्च करे, जिससे डिमांड क्रिएट हो। लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ ऐसा कदम तो नहीं उठाया। हाँ, बैंक रेट में उन्होंने कट जरूर किया, धीरे धीरे इसका असर पड़ेगा, लेकिन तब तक कुछ स्थिति और भी ज़्यादा बदतर ना हो जाए। चले थे हम दूसरे को सपोर्ट करने, पाकिस्तान जैसे डूबे हुए को सपोर्ट करने, और अपना ही घर डूब रहा है, तो वैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। अगला क्या है, अधिकारियों ने अपस्फीति के बारे में चिंताओं को कम कर दिया है। चीन के केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर लियू गोकियांग के अनुसार साल की दूसरी छमाही में चीन के कोई अपस्फीति जोखिम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने में समय लगेगा। उन्होंने बोला कि अभी महामारी को हमने झेला है, कोविड को हमने झेला है, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो नॉर्मल तो अभी नहीं होगी, लेकिन अगले छमाही में हम अपस्फीति का सामना नहीं करेंगे, ऐसा वहाँ की सरकार ने कहा है। वहाँ की सरकार जो कहती है उस पर कोई भरोसा करता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोकतांत्रिक ढांचा है ही नहीं। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, पता चलेगा कल को कल सारा न्यूज़ ही आना वहाँ से बंद हो गया। जो चीन से न्यूज़ निकल कर भी आती है वो सारे सरकारी चैनल ही होते हैं। सरकार ने इस वक्त उपभोक्ता मुद्रास्फीति का लक्ष्य लगभग में 3% निर्धारित किया है, जो 2022 में 2% से अधिक है। सरकार ने ब्याज दरों में बदलाव किया है, निजी क्षेत्र के लिए अधिक समर्थन और संपत्ति बाजार को बढ़ावा देने के लिए वृद्धिशील कदमों का वादा किया है, लेकिन उन उपायों से आर्थिक सुधार को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत कम काम किया है इन उपायों ने। हालिया नीतिगत प्रोत्साहन के बावजूद उपभोक्ता और निर्माता अब भी कमजोर आवास बाजार, उच्च युवा बेरोजगारी, चीन में निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों के बीच कम होती भूख के बीच सतर्क हैं। बहुत सारा रीजन है,
इकोनॉमी कभी भी एक दिन में तबाह नहीं होती है। बहुत सारे रीजन मिल गए हैं, अब तबाह होना तय है लगभग में, क्योंकि हम नहीं बढ़ रहे हैं। हम बढ़ेंगे तो किसी को तो कम होना ही पड़ेगा। हालिया नीतिगत उपाय जो हैं वो वहाँ पर सही साबित नहीं हो रहे हैं, उपाय भी नहीं बैठ पा रहे हैं अब उनके। विश्लेषकों का कहना है कि चीन को विश्वास बहाल करने, उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक सशक्त योजनाएं बनानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि भाई इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। चीन में खुदरा विक्रेता बिक्री में मंदी से अधिक प्रभावित हुए हैं। जिन व्यवसायों में कोविड के कारण लगे प्रतिबंध के हटने के बाद मांग में वृद्धि की उम्मीद में माल का स्टॉक जमा कर लिया था, अब उन पर कीमतों में कटौती का दबाव है। देखिए दरअसल में हुआ क्या, लॉकडाउन लगा तो लोगों को लगा कि ठीक है अभी मांग कम हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन सामान सस्ता खरीद कर रख लो, स्टॉक बना लो, और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो लोग खरीदने आ जाएंगे, तो हम सारा सामान बेच देंगे ऊंची कीमतों पर, अभी तो सस्ता खरीदा है। ये होशियारी की वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मार्केट में, वहाँ के दुकानदारों ने, वहाँ के बिजनेसमैन ने, सब ने। इसीलिए बहुत सारे घर भी बनाए गए कि लॉकडाउन खुलने के बाद झट से सब लोग घर खरीदने लग जाएंगे कोरोना के बाद। लेकिन दरअसल में हुआ क्या, कोरोना के दौरान इतना सख्त लॉकडाउन था कि लोगों की आय कम हो गई उसके कारण से, और लोग ये जो सामान खरीद कर बैठे हुए थे कि हमारा सामान लोग लॉकडाउन के बाद खरीदेंगे, इसको लोगों ने ख़रीदा ही नहीं। अब या तो वो सामान ख़राब होंगे, या तो उसको कम कीमतों पर बेच के अपना जो भी पैसा लगा है उसको ऊपर किया जाए, कुछ नुकसान सह के ही। इस कारण से क्या हुआ, कीमतें गिर गई सारी की सारी। सारा खेल कहाँ पर अटक रहा है, कीमतों गिरने पर ही अटक रहा है। टेस्ला द्वारा चीन के इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजारों में कीमतें कम करके मूल्य युद्ध शुरू करने के बाद कारों की लागत में भी गिरावट आई है। टेस्ला वहां पर कम कीमतों पर कार बेच रही है, जिसके कारण से वहां पर क्या हो रहा है, प्राइस वॉर छिड़ रहा है। कम कार जो कीमत पर कार बेचने का एक युद्ध जैसा, कंपटीशन जैसा छिड़ रहा है। खाद्य पदार्थों में गिरती कीमतों ने जीवन यापन की लागत को भी कम कर दिया है। जो खाद्य पदार्थ है उनमें जो कीमतें गिर गई हैं, उसके कारण से जो डेली टू डेली लाइफ में आपका खर्चा था वो भी कम हो गया है। चीन के मुख्य मुद्रास्फीति दर जो भोजन और ऊर्जा लागत को हटा देती है, साल दर साल बढ़कर 0.8% हो गई है। जून 2023 में 0.4% थी। इसके कारण से और भी ज़्यादा क्या हो रहा है, वहाँ पर मंदी की स्थिति बन रही है। अब पश्चिमी जो देश हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है, और उन पर प्रभाव पड़ेगा तो फिर पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। विश्लेषकों के अनुसार चीनी मुद्रास्फीति दर में गिरावट से पश्चिमी देशों में कीमतों के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। देखिए हो क्या रहा है, चीन के सामान जो हैं अगर वो सस्ते दाम पर पहुंचेंगे यूरोप में, तो यूरोप जो उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहा था और वहाँ पर चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी। अमेरिका में कुछ दिन पहले जो न्यूज़ आया तो उसके हिसाब से मुद्रास्फीति पिछले 10-20 सालों के हाईएस्ट पर था। तो इन सब चीज़ों को कम करने में थोड़ी सी मदद मिल सकती है। किसी का नुकसान किसी के लिए फ़ायदा हो सकता है, और यही यहाँ पर होता हुआ हमें दिख रहा है। ओके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ग्रेटर चीन और उत्तरी एशिया के मुख्य अर्थशास्त्री डिंगू सुआंग ने कहा कि चीन में अपस्फीति से अमेरिका और यूरोप में मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलनी चाहिए। अमेरिका और यूरोप जो है वो कोरोना के बाद भारी मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है उसको। अमेरिका के 2-3 बैंक भी डूबे हैं, इकोनॉमिक रूप से स्लोडाउन का सामना उसको भी करना पड़ रहा था, लेकिन वहाँ पर मुद्रास्फीति ज़्यादा थी, महंगाई ज़्यादा थी, इस कारण से हो रहा था, है ना। यूरोप में भी यही स्थिति थी। कोरोना के बाद उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही ज़्यादा लचर हो गई थी। किंतु BRI वेल्थ मैनेजमेंट के एक पोर्टफोलियो मैनेजर टॉम हॉपकिंस ने कहा है कि डेटा का एक स्पष्ट संकेत है कि चीनी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है, जो यूरोपीय संघ की कंपनी और अर्थव्यवस्थाओं के लिए चिंता पैदा करेगी, जिसके लिए चीन एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। जो व्यापारिक भागीदार है, यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंपनियां हैं, अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां हैं, भारत की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो चीन के साथ सहयोग में काम करती हैं, वहाँ की कंपनियों से काम करती हैं। भारत में चीन का निवेश बहुत सारा आता है, भारत में चीन के चीज़ें बनकर खूब सारे आते हैं। हमारे पास अभी उतना हैसियत नहीं है कि जितनी चीज़ हम चीन से मंगाते हैं उतने का उत्पादन कर लें। हमारा पिछले साल भी व्यापार का हमारा आंकड़ा दिखाता है कि हमारा जो चीन के साथ व्यापार है वो बढ़ गया है, कम होने की जगह में बढ़ गया है। व्यापार घाटा भी बढ़ गया है हमारा। तो इसलिए पूरी दुनिया पर इतना भी आसान नहीं है इसके इफेक्ट को समझना, इफेक्ट इसका गहरा पड़ सकता है। हॉपकिंस ने कहा कि चीन की अपस्फीति की स्थिति में जाना अधिकांश पश्चिमी देश के प्रवृत्ति के विपरीत है, जो उच्च मुद्रास्फीति के विपरीत समस्या से जूझ रहे हैं। पश्चिमी देश जो है उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं, जबकि चीन जो है वो मुद्रा अपस्फीति का सामना कर रहा है। तो आज का विश्लेषण वीडियो यही था। अपस्फीति तो मैंने आपको समझा ही दिया है, डिमांड का कम हो जाना, मांग का कम हो जाना, इसके कारण से जो स्थिति बनती है, कीमतों का कम हो जाना ही मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। विश्लेषण वीडियो कैसा लगा है आपको ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये देख सकते हैं कि चीन का अर्थव्यवस्था संकट में उसका आर्थिक मॉडल चरमराया, वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी यही रिपोर्ट था। आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और भी आपको विश्लेषण के वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।